हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हम सभी आईपीएस पीओ मेंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब जो है एग्ज़ाम्स भी अभी नहीं हैं और रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है, तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें क्या ना करें। भले ही एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ सामने हैं, लेकिन आईपीएस पीओ की वजह से हमें एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट की टेंशन की वजह से ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि 1 तारीख को अभी रिज़ल्ट आए हैं, तो उनमें जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनका तो चलो वो बिज़ी हो गए हैं अपनी जॉइनिंग प्रोसेसर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ तो उनका अब एकमात्र सहारा आईपीएस पीओ मेंस रिज़ल्ट जिन्होंने मेंस दिया और बाकी एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ है, तो उनको भी लग रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आईपीएस पीओ वालों के लिए, मेंस वालों के लिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए आपके लिए हो सकती है क्योंकि इसमें मैं अपने प्रीवियस ईयर्स का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, चाहे वो लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो, जिसमें मैं बताऊँगी कि क्या एग्ज़ाम का लेवल, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ सभी बोलेंगे कि एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। अपनी शिफ्ट सबको टफ़ लगती है, लेकिन मैं रियलिटी जो चेक है वो देना चाहूँगी कि क्या है कैसे है और कितना अगर आपने अटेम्प्ट किया है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जिस तरीके से एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर का लेवल था या फिर उससे पहले का लेवल था और कट ऑफ गई है वैकेंसीज़ के हिसाब से, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईपीएस पीओ मेंस, फिर एसबीआई क्लर्क का भी मैं बताने जा रही हूँ कि प्री में आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे या फिर कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको सिलेक्शन की सीढ़ियों पर ले जाएंगे, और उसके साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी अभी कितनी क्रूशियल है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। आईपीएस पीओ मेंस के बारे में मैं अगर बात करूँ तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर का बता दूँ कि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम का लेवल था सिमिलर था, आप बोल सकते हैं सिमिलर, लेकिन जो एक चीज़ अलग थी इसमें वो थी क्वांट। क्योंकि क्वांट ने पिछले साल इतना रुलाया है कि 4-5 क्वेश्चन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। क्वांट प्रीवियस ईयर की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आईपीएस पीओ की मानी गई थी, क्योंकि उसमें लोग 4 से 5 क्वेश्चन ही मैक्सिमम कर पा रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि कितना होगा। और बाकी जो लेवल है वो बाकी लेवल जो था सिमिलर ही था, बाकी लेवल में कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला। लेकिन क्वांट है एक ऐसा टॉपिक या फिर सब्जेक्ट जो कि इस बार थोड़ा डिसेंट का भी मतलब मॉडरेट लेवल ही था, लेकिन उसमें भी 10 से 11 क्वेश्चन तो अच्छा अगर किसी ने किया तो 10-11 क्वेश्चन किए हैं। तो ये डिफरेंस है क्वांट में। बाकी रीजनिंग में इतना डिफरेंस नहीं था, और जीए भी डिसेंट ही आई थी। जीए लास्ट ईयर और इस साल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। इंग्लिश में भी, इंग्लिश इस साल की थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। डिफ़िकल्ट इसलिए थी क्योंकि लास्ट ईयर इंग्लिश थोड़ी बोल सकते हैं कि ठीक ठाक आई थी, तो कंपनसेट हो जाता है क्वांट का लेवल और इंग्लिश का, क्योंकि इस साल इंग्लिश में थोड़ी ट्रिकी आई थी, थोड़ी लेंथी आई थी, और लास्ट ईयर क्वांट में सेक्शनल निकालना ही लग रहा था कि सेक्शनल निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब बात करती हूँ डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का लेवल क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं लेटर में। लेटर में जैसे एडिटर की लेटर नहीं आई थी, मैगज़ीन की आई थी, वहीं पुलिस स्टेशन ऐसे लेटर लिखनी थी वो आई थी। तो इन लेटर्स में, और क्योंकि हर बार एडिटर लेटर टू द एडिटर आती थी, तो इस बार थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं। और ऐसे में भी था, तो ऐसे भी लेटर की वजह से, क्योंकि लेटर में चेंजेस करने पड़े तो उसकी वजह से ऐसे में, तो ऐसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव में जो वर्ड काउंट था वो नहीं कंप्लीट हो पाया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ही आपका सिलेक्शन का मेन कारण बन सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स का मैंने जो कमेंट भी पढ़े थे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लेटर में ही वो फंसे रह गए, और उन्होंने या तो किसी ने जो लेटर मैगज़ीन को ऐसे लेटर टू द मैगज़ीन ऐसे करके था, तो उन्होंने एडिटर वाली लेटर, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि मैगज़ीन का था, तो उन्होंने एडिटर को लिख दी लेटर। तो वो भी सोच रहे हैं कि हमारा कंटेंट सही होगा कि नहीं होगा, तो उसकी वजह से लेटर की वजह से लेटर में उनको, लेकिन उनको लगा कि हमारी बहुत अच्छी लेटर
जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऐसे था उसमें ज़्यादा वर्ड काउंट नहीं कर पाए। तो ये लेकिन डिस्क्रिप्टिव मान लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन रुका था वो डिस्क्रिप्टिव की वजह से ही रुका था। डिस्क्रिप्टिव की बोलते हैं कि कट ऑफ नहीं, कट ऑफ सबकी क्लियर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लास्ट ईयर इतने सारे कैंडिडेट्स के आई डोंट नो वाई डिस्क्रिप्टिव में फेल कर दिया गया था। डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका थ्योरी में बहुत अच्छा हुआ था, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब में अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ने उनको उस रेस से आउट कर दिया। लेकिन अब इस साल देखने वाला होगा, क्योंकि इस साल सभी को डिस्क्रिप्टिव में ही डर है। डिस्क्रिप्टिव में इस साल लास्ट ईयर का देखते हुए इस साल सभी बोल रहे हैं कि अगर हमारा डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो गया तो हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग की मैं बात करूं कि रीजनिंग में कितने गुड अटेम्प्ट हैं। रीजनिंग में अगर आपके 25+ मार्क्स हैं तो वो गुड अटैम्प्ट, मतलब बहुत अच्छा अटैम्प्ट जिसे बोलते हैं वो है। क्योंकि बहुत से ऐसे मतलब जिन्होंने अच्छा अटैम्प्ट किया है तो वो 25+ मार्क्स का करके आए ही आए हैं, बाकी इससे भी कम। लेकिन अगर आपने 20 से 25 नंबर का किया है तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है रीजनिंग में। क्वांट में आपने 15 to 22 तक मार्क्स किए हैं, लेकिन इससे कम भी किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा अटैम्प्ट ये है क्वांट और रीजनिंग का। मैं आपको बता देती हूँ जीए। तो जीए में एक्यूरेसी मैटर करती है, लेकिन अगर आपके 10+ मार्क्स का है तो आपने जीए में भी बहुत अच्छा किया है। 10+ मार्क्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो बहुत अच्छा है। और तो जीए का ये बात हो गई, क्योंकि जीए में एक्यूरेसी करके तो 30 भी आ जाते हैं, लेकिन उनके 5-6 नंबर आते हैं, और कुछ 15 करके आते हैं, 10-11 नंबर आ जाते हैं। तो मेन बात होती है एक्यूरेसी, आपने कितना एक्यूरेट, बाकी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, आपने कितना एक्यूरेट किया है उसे वो मैटर करता है। इंग्लिश में अगर आपने 20+ किया है तो आपका बहुत अच्छा है। इंग्लिश में आई नो कि एक्यूरेसी इतना नहीं, मतलब 2-4 नंबर का इधर उधर हो जाता है, लेकिन 20+ अगर आप करके आए हैं तो आपका बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आपने सिर्फ थ्योरी में आपके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, या फिर 60 to 65 मार्क्स आपको लग रहा है कि कटते हुए बहुत ऐसे इसमें कट गए, इसमें कट गए, इसमें इनमें भी थोड़ा इधर काट पीट करते हुए भी अगर आपके 65+ मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ थ्योरी में, तो आप सेफ़ अटैम्प्ट का मतलब कि फिर जो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में अगर आपके 10 मार्क्स भी आए ना तो 75 बनता है। और मैं आपको कट ऑफ का बता दूं, कट ऑफ लास्ट ईयर जितनी ही जाएगी, +-2 हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी ठीक ही है, वैकेंसी भी अच्छी है। बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट की है, और लास्ट ईयर से जो लेवल था वो भी इतना सिमिलर ही था इतना। और मैं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की बात नहीं करूँगी कि किसका इजी था किसका टफ था, क्योंकि वो रिज़ल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि किसकी इजी शिफ्ट थी, किसकी टफ शिफ्ट थी। किसी का इंग्लिश इजी था तो क्वांट टफ था, ऐसे ही करके था इतना ज़्यादा, क्योंकि मेंस में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं प्री, जैसे कि किसी कोई 95+ अटैम्प्ट करके आ रहा है तो कोई 60+ अटैम्प्ट करके आ रहा है, ऐसा नहीं होता है मेंस में बहुत ही ऐसा ध्यान दिया जाता होगा कि सभी कैंडिडेट्स को एक जो बोलते हैं कि हाँ फेयर चांस मिलना चाहिए, तो वो देते होंगे, मुझे लगता है ऐसा। इतना ज़्यादा डिफरेंस इतना मार्जिन से नहीं करते होंगे। तो ये हो गया मेंस की बात। तो मेंस में अगर आपके 65+ थ्योरी, मतलब आपके रीजनिंग, क्वांट, डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश को मिला के आ रहे हैं, 65 तक भी बन रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव को हटा के अगर आपके बन रहे हैं, सो यू आर इन, मतलब आप एक सही उसमें हैं कि जो बोलते हैं ना कि सेफ़ जगह पर हैं। क्योंकि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में, अगर आपके फिर मेन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रह जाता है, क्योंकि मुझे सच में मैं बताऊं कि डिस्क्रिप्टिव में लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको फेल किया गया था, और आई डोंट नो वाई ये हुआ था, क्योंकि पैटर्न भी थोड़ा सा न्यू लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की। हर बार ABC 1 2 3 करके लिखना होता था कि कौन सा वाला लेटर हम कर रहे हैं। इस बार अलग अलग पेजेस दिए गए थे, लास्ट ईयर ही ये स्टार्ट किया था, अलग अलग पेजेस दिए गए थे जिसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है कि हम कौन सी लेटर, कौन सा क्या हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी थी, सीधे ही करना था। तो शायद बहुत से कैंडिडेट्स ने वो गलती की हो या फिर मिस्टेक, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आपका इतना आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आपका क्लियर होता है, तो आप ये मान लीजिए कि सिलेक्शन आपका पक्का है। और मेरी मैं बात करूँ तो मेरी एक्सपेक्ट तो मैं अच्छे नंबर ही कर रही हूँ, लेकिन
अब मैं इतना वो नहीं, पहले से ही कुछ भी नहीं बोलती हूँ। अब मेरा जब से ना एक बोलते ना कि आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आया था और आरआरबी क्लर्क का, क्योंकि उसमें मुझे आरआरबी पीओ में तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे जब मैं एग्ज़ाम दे के ही आई थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे खुद से लग रहा था कि मैंने उतना अच्छा नहीं किया एग्ज़ाम। तो लेकिन आरआरबी क्लर्क का मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड उसमें मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटे थे। तो यही मुझे फिर उस एग्ज़ाम ने, उस रिज़ल्ट ने मुझे इतना, क्योंकि उससे मुझे बहुत उम्मीद थी। तो जब से वो रिज़ल्ट आया था तब से मैंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। उम्मीद का मतलब कि एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है कि नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। मैं ये बस सोचती हूँ कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा मैं देख लूँगी कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है, उसके हिसाब से। बाकी मैं उम्मीद नहीं, तब से मैंने उम्मीद करनी छोड़ दी है। चाहे वो फिर उसके बाद प्री भी इतने सारे, जैसे आईपीएस क्लर्क प्री था और आईपीएस पीओ प्री था, तो उसमें भी मैंने ये था कि बहुत ज़्यादा जैसे पहले होता था कि नहीं, तो मैं इतना नहीं, रिज़ल्ट आया तो देख लिया कि हाँ रिज़ल्ट में मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन आया है कि क्या आया है, और बस उसको करना स्टार्ट, फिर उसके आगे की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। यही करती थी और प्रिपरेशन में करती थी, ये नहीं है। अब जैसे इंटरव्यू का है तो इंटरव्यू का अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि जैन का महीना स्टार्ट हो गया है और ये नहीं कर सकते ना, इतना धोखे में नहीं रह सकते हैं कि नहीं जब रिज़ल्ट आएगा तभी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि शायद 1 हफ्ते बाद ही इंटरव्यू हो जाए। मुझे नहीं पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मेंस में, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि नहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर मौका मिलता है तो उस मौके को नहीं छोड़ सकते हैं। तो वही अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँगी और उसका मैं वीडियो भी अलग से बनाऊँगी कि कैसे क्या किन किन टॉपिक्स को मैं करूँगी, किस तरीके से करूँगी, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड इंटरव्यू की वीडियो आएगी। तो अगर आपको, यही मैं बता रही हूँ कि अगर आपके 65 प्लस आप उम्मीद कर रहे हैं, 60 प्लस भी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रिज़ल्ट को भी नहीं बचा, 10 से 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं बचेगा, इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सो अगर आपका ये है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बस हो गया। और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया। अब एसबीआई क्लर्क की मैं बात कर लेती हूँ कि एसबीआई क्लर्क में क्या है मेरा सिनेरियो। एसबीआई क्लर्क, तो एसबीआई क्लर्क में मैं अभी एक प्री का मॉक डेली दूंगी, डेली एक प्री का मॉक दूंगी, चाहे वो लाइव टेस्ट हो, चाहे वो मेरे जो मैंने परचेज टेस्ट हो, तो उनका भी मैं अभी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सोर्स यूज़ कर रही हूँ। तो एक प्री का मॉक डेली ही देना है मुझे, और उसे अच्छे से, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं फिर क्या, तो अच्छे से आना है, क्योंकि इसमें 90 प्लस प्री में तो आप अटेम्प्ट करके आइएगा ही आइएगा, तभी जाके, क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया कि भले ही इतनी सारी वैकेंसीज हैं लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी उतने पहुंचने वाले हैं जो रजिस्टर कर रहे हैं। आपको पता है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं एसबीआई क्लर्क में कि 13 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन पहुंचने वाले हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है कि जितनी अगर 13,000 वैकेंसीज़ हैं तो 13 लाख कैंडिडेट्स मतलब इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई नो कि इसमें 1 लाख, मान लो कि 1 लाख तक ऐसे होंगे कि जिसने रजिस्टर किया होगा या फिर वो दोबारा रजिस्टर कर रहे होंगे, देखने के लिए रजिस्टर कर रहे होंगे, आई डोंट नो। लेकिन आप फिर भी 11 लाख तक कैंडिडेट्स मान के चलिए कि इसमें अपेयर करेंगे, और इसमें से सिर्फ 13,000 को ही सिलेक्शन मिलेगा। तो इसलिए हमें वैसी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। भले ही वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है, तो 90 प्लस अटैम्प्ट हमें चाहिए ही चाहिए। इतना आप इसे ना धोखे में मत रहिएगा कि 90 मतलब वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ तो कम ही जाएगी, हो गया कर लेंगे, लास्ट प्री भी तो हमारे निकले, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि प्री भले ही निकले लेकिन किसी भी चीज़ को ना ऐसे मतलब हवा में नहीं लेना चाहिए, ना ही धोखे में लेना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। तो अब बात कर लेती हूँ। तो एक प्री हो गया, प्री का मॉक डेली, और मैं मेंस की डेली 2 DI, मेंस लेवल DI, 2 पज़ल, अलग अलग तरह की डेली 2 पज़ल सॉल्व करूँगी। और मेंस लेवल जो मिसलेनियस क्वेश्चन, चाहे वो क्वांट के हो, रीजनिंग के हो, मैं डेली सॉल्व करूँगी और हफ्ते में एक बार मेंस का मॉक दूँगी। ये मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस का करना भी बहुत ज़रूरी है। एडिटोरियल मेरा चलता ही है, एडिटोरियल चाहे वो एग्ज़ाम निकल जाए चाहे जो हो, मैं डेली पढ़ती हूँ। इसको ये आदत सी हो गई है पढ़ने की, तो इसको नहीं छोड़ती हूँ मैं। एडिटोरियल डेली का डेली पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है मेरे लिए। फिर उसके बाद अब GA,
तो जीए में मैं डेली करूँगी। अब जैन का महीना चल रहा है तो जैन का मैं डेली बेसिस पे करूँगी, और दिसंबर का मैं जो मंथली पीडीएफ है उससे करूँगी, और जैन का डेली बेसिस पे। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है, और मैं फिर देखती हूँ पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये कवर करूँगी, और उसके पहले कि मुझे करने हैं कि नहीं, क्योंकि मेंस का जिस हिसाब से एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से मैं उसके पहले की कवर करने की कोशिश करूँगी। कैसे क्या करती हूँ स्ट्रेटजी बाकी जीए की, तो ये करने वाली हूँ मैं इसके लिए। और एसबीआई पीओ के लिए डेली, तो जो मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँगी तो उसमें जो अगर डीआई में करती हूँ तो इस तरीके से करूँगी कि अगर एसबीआई क्लर्क के हिसाब से भी मैं कवर करती हूँ तो पीओ के हिसाब से भी मैं कवर करूँ। मेंस को नहीं छोड़ना है मुझे, क्योंकि मेंस को पकड़ के चलूँगी। प्री के डेली मॉक्स लगाऊंगी और मेंस को पकड़ के चलना है। मेंस के मतलब डेली मेंस लेवल क्वेश्चन तो सोल्व करने ही करने। जैसे डेली खाना खाते हैं ना, वैसे मेंस को अपनी हैबिट बना लो कि मेंस की पजल, मेंस की डीआई और मेंस की मिसलेनियस, इनको करना ही करना है। जीए को पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कुछ भी। तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन अगर हो जाएगी तो थोड़े सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब बाकी तो कुछ होता है ना कि किस्मत भी साथ देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं लेकिन हमारी अगर किस्मत, तो उस दिन हमारा मूड ही ना सही हो तो हमारा एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। और कभी कभी प्रिपरेशन भी अगर कम हुई, मूड सही, मतलब धीरे अपने आप ही क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो किस्मत भी साथ देनी चाहिए, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, लक भी काम आता है एग्ज़ाम्स में। तो बाकी हमें अपना जो कर्म करना है, बाकी फल देखते हैं कि क्या फल मिलता है क्या नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी है, सिर्फ कर्म करना है अपना। सो यही सब चीज़ें जो करनी है आईपीएस पीओ मेंस के लिए, जो मैं ये वीडियो बनाई, क्योंकि क्या मुझे जो फील हो रहा है अभी, क्योंकि मैं बताऊं कि पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ आईपीएस पीओ मेंस चढ़ा हुआ है कि उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, और उसकी वजह से मैं बाकी की पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। बस वही सोचती रहती हूँ कि क्या रहेगा रिज़ल्ट। एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि उम्मीद है कि हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जो अटेम्प्ट किया उस पर मैं विश्वास रखती हूँ कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अलग बात हो गई कि मेरा मतलब कि किस तरीके से आगे मार्क्स आएंगे, क्या कैसे है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि अपना 100% दे के आना, तो मैंने चाहे वो आईपीएस क्लर्क हो, चाहे वो आईपीएस पीओ हो, फिर आगे जो एसबीआई का भी एग्ज़ाम आएंगे तो उनमें भी मैं अपना 100% ही दे के आऊँगी। बाकी रिज़ल्ट क्या आता है वो अलग बात हो जाएगी। सो आपको भी यही सोचना है। और आई थिंक कि अगर आपके इतने मार्क्स जैसे मैंने बताए हैं, अगर इतने आपके बन रहे हैं तो प्लीज़ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि अगर आपकी कट ऑफ से 1-2 नंबर भी ज़्यादा है, और अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया, इंटरव्यू की पहले से प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चला गया, इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत मैटर करता है, और तो इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए। तो वही बोल रही हूँ कि ट्राई करिए, और बाकी आगे जो प्रिपरेशन की है, फिर स्ट्रैटेजी वीडियो इंटरव्यू वगैरह की है, वो आएगी, ज़रूर से ज़रूर आएगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि किस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और बस डिस्क्रिप्टिव ना मारे हमें, कि डिस्क्रिप्टिव हमारा मतलब एग्ज़ाम ख़राब कर दे, क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को डिस्क्रिप्टिव का ही है, कि क्योंकि लास्ट ईयर जो बोलते हैं ना कि जो इंसान जला भी होता है वो फूक फूक के पीता है, छाछ भी फूक फूक के पीता है, दूध का जला। तो वही है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो लास्ट ईयर अगर डिस्क्रिप्टिव का इतना डर भय बन गया है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ यही जीए का भी पहले तो जीए का लगा करता था सेक्शनल निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव का लगा करता है कि सेक्शनल निकलेगी कि नहीं। सो यही है, दैट्स ऑल। आई नो कि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। सो थैंक यू ऑल, बस इतना ही था जो बताना था। थैंक यू ऑल।